हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको चार ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपको नए लग सकते हैं। ठीक है, देखिए जनरली होता क्या है कि हमारा जो एग्जाम होता है प्री का, उसके अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इन 25 में से आपके 20 से 21 क्वेश्चन तो एकदम प्रीवियस ईयर घिसे पिटे जो पुराने होते हैं वही होते हैं। पर कुछ आपके पास तीन चार सवाल ऐसे आ सकते हैं जो कि आपको नए लग सकते हैं। ठीक है, अब इन नए क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये मैं आज के सेशन में आपको समझाऊंगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि आप इनको कैसे अप्रोच करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लाया हूँ, उनके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज जो इसमें सीखने की है वो ये है कि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा लास्ट में करने हैं। ये पहला नियम है। ठीक है, आपको सारे नियम में फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा नियम ये है कि जब आप इन क्वेश्चन को कर रहे हो तो एकदम ठंडे दिमाग से करना है, विद अ काम माइंड। ठीक है, अगर आप इनको ठंडे दिमाग से करोगे तो ही ये क्वेश्चन हो पाएंगे। बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम के अंदर इनको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, वरना क्वेश्चन तो सब सिंपल ही आते हैं। पेपर के बाहर आप आओगे, आपको वो क्वेश्चन दे दिए जाए और समय उतना ही दे दिया जाए तो आप उन सारे क्वेश्चन को कर दो। ठीक है, फिर भी कुछ सवाल ऐसे जो हमको नए लग सकते हैं। नॉर्मल बात है, एकदम हर किसी के संग ऐसा होता है। उन क्वेश्चंस को मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ। चार मैंने नए क्वेश्चन जो बनाए वो मैं आपके संग शेयर करने वाला हूँ। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये मैंने आपको टेलीग्राम पर भी दिया था। करिए इसको सॉल्व, कैसे करेंगे और इससे रिलेटेड जो कुछ भी आ सकता है वो भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, जैसे आपको एक 7 डिजिट का नंबर गिवन है जो कि 125 से कट रहा है। ठीक है, तो 125 की डिविजिबिलिटी पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई नंबर 125 से कट रहा है तो या तो उसके आखिरी 3 डिजिट 125 हो सकते हैं, 125, या फिर वो 250 हो सकते हैं, या फिर वो 375, या फिर 500, या फिर 625, या फिर 750, या फिर 875, और यहाँ पर रुकना नहीं है, लास्ट में 3 जीरो भी हो सकते हैं। ये भी तो पॉसिबल है। ये सभी नंबर्स आपके लास्ट में अगर हैं, लास्ट की 3 डिजिट अगर ये हैं, तो आपको वो नंबर 125 से कट जाएगा, इस बात की गारंटी है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, पांच तो पहले से गिवन है कि आखिरी में, तो आप इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, इसको और इसको। चार पॉसिबिलिटी आ गई, यानी कि जो क्यू आर है, क्यू और आर, इसकी चार वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, या तो वो एक दो हो सकता है, या फिर तीन सात, या फिर छह दो, या फिर आठ सात। फिलहाल पी के बारे में कुछ नहीं पता, बट पी पर ध्यान से देखो यार। पी के लिए आप ये कह सकते हो ना कि जो पी मेरे पास है, इसकी मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ कुछ फर्क तो पड़ने नहीं वाला, नंबर मेरा फिर भी 125 से कट ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी की पोजीशन ही ऐसी है जो हमारे लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। पी की जगह आप कुछ भी डाल दो, आपका काम चल जाएगा। तो पी की जगह अगर जीरो होगा तो भी ठीक है, एक होगा तो भी ठीक है, दो भी आ सकता है। इस तरीके से कोई भी डिजिट आ सकती है। तो पी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 10 वैल्यू पॉसिबल है। मतलब आप ध्यान से समझो, अगर पी की में लेट सपोज जीरो वैल्यू लेता तो क्यू आर की चार वैल्यू आती। पी की वैल्यू अगर 1 लेता तो भी क्यू आर की चार वैल्यू आती। इस तरीके से पी की टोटल 10 वैल्यूज के लिए, हर एक वैल्यू के लिए क्यू आर के आपको चार वैल्यूज तो मिल ही रही है, 1 2 3 7 6 2 और 8 7। ठीक है, 10 × 4 टोटल में हमारे पास 40 ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं। ये आपको समझ में आया? काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब कल को इसमें चेंज क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया। चेंज ये हो सकता है, नया टाइप क्या आ सकता है कि लास्ट में जीरो दे दे वो, जैसे लास्ट में यहाँ पर 5 था ना, यहाँ पर लास्ट में जीरो आ सकता है। अगर लास्ट में जीरो तब क्या करोगे? तो देखो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लास्ट में जीरो होने से। तब आप जो 1 2 लेते हैं तो आप इसको ले लोगे क्योंकि इसके लास्ट में जीरो है, इसको ले लोगे, इसको और इसको। कुछ फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा, यहाँ पर भी आपको चार ही वैल्यूज दिख रही है। ठीक है, ये मुझे आपको समझाना था। जो भी क्वेश्चन हो टैकल किया जा सकता है अगर आपको बेसिक पता है तो। बेसिक इसमें क्या था? 125 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ, ये रहा। इसको सॉल्व करो और पॉज करके खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वीडियो में देखे जा रहे हो। लेट के वीडियो मत देखा करो, बैठ जाया करो, कॉपी पेन ले लिया करो। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखने में आसान सा क्वेश्चन है, बट जैसे हमने यहाँ पर 17.5% देखा तो हवा टाइट हो गई। जैसे पहले क्या हुआ, रेशियो मेथड किसी को अगर आता है तो वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को? सीधे लिख देगा वो कि जो चीज 20 की थी वो 27 बन गई 35% मार्कअप से। 15% का डिस्काउंट दे दिया तो 20 की चीज बेच दी 17 की। ठीक है, यानी कि जो चीज 400 की थी वो बेची जा रही है 459 की। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर था कॉस्ट प्राइस, जो कि मैंने यहाँ लिखा 400। सेलिंग प्राइस मेरा आ रहा है 459। मार्क प्राइस क्या रहा होगा निकालना, तो फिर जरूरी है नहीं इसमें मार्क प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है तो आप ऐसे ही देख लो कितना आ रहा है। बट आपसे ही पूछा गया है कि जब 70.5% बढ़ा दिया तब क्या प्रॉफिट परसेंट होगा, तो आप इसको बढ़ाओगे 17.5% से। बट यार मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ यहाँ से ताकि जगह बने।
मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, लेट सपोज मेरा कॉस्ट प्राइस होता 100 रुपए, ठीक है, किसी आर्टिकल का, मार्क प्राइस कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है, सेलिंग प्राइस मान लेते हैं कि 120 रुपये होता, ठीक है, तो दिख रहा है आपको कि 20% का प्रॉफिट है। बट अगर मैं इसको लेट सपोज किसी परसेंटेज से बढ़ाऊं, अगर मैं इसको 19.333% ऐसे बढ़ाऊं, इसको भी 19.333% बढ़ाऊं, तब क्या प्रॉफिट परसेंट आएगा? यार सेम ही तो होगा 20%। अब मैंने सेम कैसे बोल दिया? इसीलिए बोल दिया क्योंकि अगर आप इसको किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, लेट सपोज मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता तो कॉस्ट प्राइस 200, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता सेलिंग प्राइस 240, प्रॉफिट परसेंट तो अभी भी सेम ही ना है यार, अभी भी 20% का प्रॉफिट है। तो सीधी बात है कि अगर आप इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको भी कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो प्रॉफिट परसेंट सेम रहेगा। वही बात है, अगर आप यहाँ पर इसको किसी परसेंटेज से बढ़ाओगे, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज अगर आप करोगे, और अगर सेम यहाँ पर आपने परसेंटेज इंक्रीज करा है, अगर ये दोनों इंक्रीज सेम है, तो जो प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा था ना परसेंटेज में, वही प्रॉफिट यहाँ पर भी होगा। ये आपको समझ में आया? तो बस आपको करना है कि आपको यहाँ का प्रॉफिट परसेंट निकाल देना है। कितना प्रॉफिट परसेंट है? बहुत आसान है निकालना, 59 डिवाइड बाई 4%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर आ गया, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था, या फिर आपको पहले से मतलब आइडिया है कि ऐसे आप इसको और कर सकते हो, अगर आप इसमें निकालने में फंस गए तो काम हो गया। अगर आप इसका 17.5% इस वैल्यू को निकालोगे तो खुद ही सोचो कहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। वही बात होती है, कैलकुलेटर हमको तब लगता है जब हमने कोई ना कोई गलती करी होती है, ठीक है। अगर आप ठंडे दिमाग से बिना किसी गलती के क्वेश्चन करोगे तो पक्का एक बार में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बढ़ाओगे तो आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बट आपका समय चला जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन को करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो सब लोग। अब देखो क्या गिवन हमको इसमें कि एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, यानी कि दो साइड बराबर होनी चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स 12 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर ले लेना, ठीक है, 12 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर मान लो प्रोडक्ट आपका बनना है। तो गाइस सबसे पहली कंडीशन हमारे पास ये है, और दूसरी कंडीशन ये कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपका टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि आप पहले इसको सेटिस्फाई करो। ये जो ट्रायंगल की 3 साइड है, ए बी और सी, ऐसे मैंने लिखा, ठीक है। अब यार मुझे ये बताओ कि क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। आपने बोला अगर मैं यहाँ पर 12 बनाना चाहता हूँ तो उसके कुछ जो तरीके हैं ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड वेज है। या तो मैं 12 into 1 कर लूँ, या फिर मैं 6 into 2 कर लूँ, या फिर मैं 4 into 3 भी कर सकता हूँ। यही तो तरीके हैं 12 बनाने के। तो इसका मतलब ये हो कि अगर मैं ए को 12 लूँ तो मैं बी को 1 ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर ए और बी से 12 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ये समझ में आया। मैं फिलहाल सी पर फोकस ही नहीं कर रहा। 12 ले लिया, इसको 1 ले लिया, और देखता हूँ, और 6 ले लिया, 2 ले लिया, तब भी 12 हो गया, 4 और 3 ले लिया, तब भी 12 हो गया। और तो कोई तरीका है नहीं 12 बनाने का। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर मैं इसको 2 और 6 ले सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो चीज़ आप पहले ले चुके तो वो ट्रायंगल रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं। बस सी की क्या वैल्यूज है, देखिए सी की जो जो पॉसिबल वैल्यूज है ना, उसी पर डिपेंड करेगा कि आपके कितने ट्रायंगल बने। अब आप ध्यान से देखो, आइसोसेलेस भी तो बनाना है ना यार, ये तो भूल ही गए। आइसोसेलेस कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, दो साइड बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर 12 और 1। यहाँ पर सी की क्या वैल्यू आनी चाहिए मुझे बताओ। क्या मैं यहाँ पर 1 ले सकता हूँ तो बी और सी बराबर हो जाएंगे। बट 1 लेने में प्रॉब्लम क्या है, 1 लेने में प्रॉब्लम ये कि 1 और 1 हुआ 2, और यहाँ पर एक साइड 12, तो तीसरी साइड दो साइड के समेशन से बड़ी पॉसिबल ही नहीं, तो 1 को हटा दो। क्या ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 12 आपकी पॉसिबल साइड है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ठीक है, पुरानी स्लाइड यहाँ पर डिलीट हो गई है। 12 अगर प्रोडक्ट आ रहा है दो साइड का, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड से, तो एक तरीका तो ये कि आप 12 into 1 कर लो, ऐसे 12 आएगा। एक आप 6 into 2 कर सकते हो, इससे भी 12 आएगा, ठीक है। और आप 4 into 3 करोगे तो भी 12 ही आएगा, ठीक है। ये कुछ 3 तरीके हैं। अब देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर लिखा ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। तो देखो मैं यहाँ पर पहले 12 बनाता हूँ प्रोडक्ट को, तो मैंने इसको 12 ले लिया, इसको 1 ले लिया, यहाँ पर 12 प्रोडक्ट मेरा आ चुका है। अब सी की मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, ध्यान से देखना कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो यार आपने बोला कि आइसोसेलेस बनाना है, ठीक है, ये तो कंडीशन है मेरे पास। तो यार मुझे यहाँ पर सी को या तो मैं 1 ले सकता हूँ फिर 12 ले सकता हूँ। बट 1 लेने में प्रॉब्लम क्या है, या तो 1 या फिर 12। 1 लेने में प्रॉब्लम यार ये है कि आपका ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो अगर 1 और 1 हुआ 2, और तीसरी साइड आपकी दो साइड के समेशन से बड़ी हो गई, तो ये ट्रायंगल ही नहीं बन सकता, ठीक है। तो 1 को आप हटा दोगे, ये 12 वाली पॉसिबल है। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ, फिर क्या आ सकता है यहाँ पर 12 बनाने के लिए 6 into 2। ए को आप 6 ले सकते हो, बी को 2 ले सकते हो। उस केस में बताओ सी की क्या वैल्यू हो सकती है। आइसोसेलेस बनाना है तो फिर से मैं 4 को 2 को नहीं ले सकता, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है, और वो 6 से छोटा है।
तो मैं यहाँ पर सी को 6 ले लूंगा, तब आइसोसेलेस बन गया। अगली वैल्यू पर आओ, आप लोग इसको 4 और 3 ले सकते हो, ठीक है। अब ये मत बोलना कि आप यहाँ पर 3 और 4 भी ले सकते हो, वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्यों गड़बड़ है, क्योंकि ऑर्डर आपका अगर चेंज कर रहे हो, जैसे आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो पर साइड तो वही रही ना, तो आपकी ट्रायंगल रिपीट हो जाएगी। यहाँ पर आपने 4 लिया, यहाँ पर आपने 3 लिया, अब यहाँ पर सी को क्या लोगे बताओ। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पर आप अगर सी को 3 ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 और 3 6 जो 4 से बड़ा है। अगर आप यहाँ पर सी को 4 ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी तो पॉसिबल है, वो भी आपका आइसोसेलेस होगा, ए के बराबर आ जाएगा वो साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास कितने ट्रायंगल बने, इस वाले केस में 2 ट्रायंगल बने, इस वाले केस में कितना बना, एक ही ट्रायंगल बना, सी की एक ही वैल्यू पॉसिबल थी, और यहाँ पर एक, टोटल में हमारे पास 4 ट्रायंगल्स ऐसे बने, ठीक है। तो 4 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन भी हो सकता है, कल को वो आपसे ये भी पूछ सकता है आइसोसेलेस हटाए थे वो, अगर वो उसने बोला आइसोसेलेस नहीं पूछ रहे, नॉर्मल ट्रायंगल बताओ कितने पॉसिबल है, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड आपको गिवन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो यहां तक तो प्रोसीजर सेम है, ये चीज आपकी उस क्वेश्चन में सेम रहेगी, सेम, ये फिक्स है, ठीक है। चेंज क्या होगा, सी की वैल्यू जो आप ले सकते हो। अब देखो एक साइड 12 एक साइड 1, तो सी की क्या वैल्यू आ सकती है, 12 ही आएगी। पर यहां पर जब 6 और 2 होगा ना, तब आप सी को 6 की जगह और भी कुछ ले सकते हो, क्या क्या, देखो 2 और 5 होगा 7, तो आप सी को 5 से लेकर, ठीक है, 5 से लेकर आप 8 माइनस 1 यानी कि 7 तक कुछ भी ले सकते हो। ये मैं सही कह रहा हूँ, चेक कर लेते हो एक बार, 6 और 2 8, हाँ 7 तक आप कुछ भी ले सकते हो, 5 6 7 3 वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो डिफरेंस यहाँ पर एक है, तो सी को आप यहाँ पर 2 से लेकर 7 माइनस 1 यानी कि 6 तक कुछ भी ले सकते हो। इतने ट्रायंगल्स आपके पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। एक तो यहाँ से ये वाला हो गई, यहाँ पर आपके 5 6 7 यानी कि 3 ट्रायंगल यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपके 5 ट्रायंगल आ जाएंगे, फिर आप उनको ऐड कर लोगे, ठीक है। ये मुझे आपको समझाना था। इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप सोचोगे आराम से बैठ के कि क्या क्या मुझे सी की वैल्यू लेनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। और ये कब हो पाएगा, तभी तो हो पाएगा ना इस क्वेश्चन को जब आप लास्ट में करोगे। अगर आप इस क्वेश्चन को पहले करने बैठे तो क्या इतना दिमाग चलेगा, इतने प्रेशर में इतना दिमाग चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर के अंदर, ठीक है। और ये तो आपने कर लिया क्वेश्चन, अगर इसकी जगह कुछ और क्वेश्चन आएगा तब तो फंसोगे ना यार। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, इन क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में करना, लास्ट में कर भी लोगे, ठीक है। लास्ट में जब आपके 22 23 क्वेश्चन हो चुके होंगे पहले से, केवल 1 2 क्वेश्चन रह गया होगा मैथ का, 2 3 क्वेश्चन रह होंगे रीजनिंग के, 5 मिनट आपके पास होंगे, तो वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर समय नहीं है तो कुछ फायदा ही नहीं है फिर, ठीक है, छोड़ना ही पड़ेगा। ये मुझे समझाना है कि स्किप करके चलो इन क्वेश्चंस को, आखिरी में पक्का समय बचेगा आपके पास। होता क्या है ना कि हम लोग पेपर में, हमने पहले पेपर करा, ये क्वेश्चन बीच में आया, 2 3 मिनट में खराब करे, फिर आगे बढ़ गए, फिर वापस घूम घूम फिर के पेपर करके फिर उस क्वेश्चन पे आगे, फिर से नहीं हुआ, तब टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो एक बार में छोड़ दोगे तो फ्लो आपका बना रहेगा, ये मुझे बताना था। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर जो मैं आपको करवा दूं, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है और नया लग सकता है कुछ लोगों को। देखिए इसका फॉर्मूला किसी को याद है, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है, डी बराबर अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर यानी कि सर्कम रेडियस, स्मॉल आर आपका इन रेडियस। एरिया का फॉर्मूला किस किस को याद है, वो तो पूछा भी क्या है, एरिया होता है स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये दोनों फॉर्मूला एकदम रटे हुए होने चाहिए, इन पर सवाल मुझे लग रहा है कि आने वाला है पक्का इस बार के प्री में, ठीक है। बताओ इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करोगे, स्मॉल आर की क्या वैल्यू होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में स्मॉल आर तो आप आसानी से निकाल लोगे, 8 और 15 कितना हुआ 23, 23 में से 17 हटा दो बचा 6 बटे 2, स्मॉल आर यानी कि इन रेडियस आपका 3 आ गया। कैपिटल आर बताओ कैसे निकालोगे, सर्कम रेडियस हाइपोटेनस का आधा 17 बटे 2 8.5 आ गया। इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डाल दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है। बस ये बात है कि अगर आपको 3 फॉर्मूले याद थे पहले से तो आपने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा। एक ये वाला फॉर्मूला इन रेडियस कैसे निकालते हैं, एक सर्कम रेडियस निकालना और एक डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड द सर्कम सेंटर निकालना, सीधी बात है, ठीक है। इसकी जगह आपसे एरिया भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूले अगर पता है, फॉर्मूले एकदम याद है अच्छे से, तो कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये मुझे सेशन में आपको बताना था। मुझे उम्मीद है कि सेशन ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नया मत खोजो कुछ भी। ये वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा, बट नया खोजना बंद कर दो।
क्योंकि अगर आप नया खोजने निकले तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और मैं आपको बताऊं, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो नए क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी उनके 50 में 50 आ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने सेम रिपीटेड प्रीवियस ईयर ही करा होगा, फिर भी वो 50 में 50 लाएंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो सारे नए क्वेश्चन करके जाएंगे, फिर भी वो 50 में 40 ही ला पाएंगे। ठीक है, या फिर इससे कम भी। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप नया ढूंढने जाते हो ना कुछ भी, तो फिर आपको सब कुछ ही नया लगता है। कल को अगर एसएससी कुछ सिंपल सा भी पूछ देगा ना, एवरेज का कोई उसने क्वेश्चन एकदम सरल सा पूछ लिया, तो आप उसमें कुछ सोचने बैठ जाओगे कि ये मैंने कहीं पढ़ा है क्या, या फिर इसमें कुछ नया पूछ लिया। ठीक है, वही बात है यार, कॉन्फिडेंस डाउन होगा ये सब देखने से। ये मैं बता रहा हूँ, इसकी खोज करना बिल्कुल करना, मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको। एक बार आप प्री दे लो, उसके बाद आराम से नया करना, प्री के बाद। ठीक है, आफ्टर प्री, इसके बाद आराम से करना, नया पूरा ढूंढना। मैं आपको खुद हेल्प करूंगा, खुद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, नए नए क्वेश्चन। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो सवाल आपको पता है रिपीटेड है, एवरेज के वो वाले सवाल, जिसमें आप देख रहे हो कि 8 लोग आए जिनका एवरेज इतना था, 10 लोग चले गए जिनका एवरेज इतना था, अब बताओ एवरेज कितना होगा। उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, उनको ट्राई करो कि आप कैसे 50 सेकंड में अगर कर रहे हो अभी, तो कैसे उन क्वेश्चन को 30 सेकंड में करें, ये आप कोशिश करो। ठीक है, ये तो आप कोशिश कर नहीं रहे हो, आप ये देख रहे हो कि अगर कुछ ये आ गया तो मैं उसको कैसे कर लूंगा। कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारा टाइम का गेम है ना यार, 60 मिनट का पेपर है, कोई 1 घंटे का, या फिर सॉरी, कोई ऐसा तो है नहीं कि क्वांट के लिए आपको पूरा पूरा 1 आवर मिल रहा है। ठीक है, क्वांट के लिए कुछ लिमिटेड टाइम ही तो है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब पेपर में समय ही कम है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि कैसे हमको स्कोर मैक्सिमाइज करना है, ये नहीं कि कैसे हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस में अपना स्कोर लाएं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर आपके 23 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी एकदम ऐसे आगे किसी से हो ही नहीं रहे, उनको तुरंत छोड़ दो, बाकी के क्वेश्चन तो अच्छे से करो, बाकी के 23 क्वेश्चन अच्छे से करो। ठीक है, 25 में से अगर 2 आपके टफ भी आ गए, तो इनको अच्छे से करोगे, सबको सही करोगे, 46 नंबर आ जाएंगे। क्या ये नंबर खराब है? बिल्कुल भी नहीं, अच्छे नंबर है। बहुत लोग के नहीं आ पाते इतने नंबर, इतना पढ़ने के बाद भी। ठीक है, तो ये मुझे बताना था कि अपने बेसिक्स स्ट्रांग रखो, कठिन आएगा तो आप कर लोगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो खुद पे यार, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग हैं यहाँ पर, मतलब जो इस तैयारी में, एसएससी की तैयारी में बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, और उनका इसीलिए नहीं हो पाया। ये एक मेजर रीजन है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, खुद पे भरोसा ना होना। खुद पे कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको लगेगा कि आपकी तैयारी पूरी है। मान के चलो, अगर नहीं भी है ना, इस पॉइंट पे आप मान लो कि जो आपकी तैयारी है वो पूरी हो चुकी है, तैयारी आपकी कंप्लीट है। ठीक है, और पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा, तो आपकी तैयारी कंप्लीट है। ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा आपको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, बस सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।